नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। अभी आज के डेट में अगर हम बात करें तो करने जा रहे हैं, डे 3 है और आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट वन शॉट करने जा रहे हैं हम लोग मैटर चैप्टर के एमसीक्यूज का। जी हाँ, ये जो साइंस सीरीज चल रहा है मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स के तहत, विश्वास करें दोस्त, इसमें आज एमसीक्यू जो है पूरा हम लोग मैटर चैप्टर यानी पदार्थ चैप्टर, सब्सटेंस चैप्टर कह सकते हैं, इसके कंप्लीट करेंगे। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, एंजॉय कीजिए वीडियो का और विश्वास करिए ये जो सीरीज है हर एक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, देख सकते हैं, और साथ में मैं ये directstudy.com इंस्टीट्यूट चलाया करता हूँ। दोस्त, आपको बता देना यह चाहता हूँ मैं कि ये जो गवर्नमेंट जॉब आज मैं कर रखा हूँ और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है। बहुत मैंने मेहनत किया, जतन किया, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस निकल कर आया और आज मैं उसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के 2020 से मैंने शुरू किया था कंपटीशन का पढ़ाना। चूँकि 2009 से तो मैं टीचिंग लाइन में हूँ, लेकिन 2020 से स्पेशली कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाने लगा। एसएससी, रेलवे, बहुत सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको वो ऑथेंटिक चीज़ दूंगा जो कहीं ना कहीं आपके काम का है, तो आप निश्चिंत होकर शांति से पढ़ें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए ज़रा, यही चैप्टर है, पदार्थ का वर्गीकरण है और हम लोग अब एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कहा है कि आंसर आपको नहीं दिख रहे हैं, आंसर आपको देने हैं। जी हाँ, मैं आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको सारे के आंसर कमेंट्स में टाइप करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देना शुरू कर दीजिए। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जिसका अपना आयतन होता है, जो अवरोध कर सकता है उत्पन्न, या सभी। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि सर ये आप टिक कर दीजिए, तो एकदम सही जवाब है। ये तीनों का तीनों सही है दोस्त, चाहे आप ये कहिए, ये कहिए, ये कहिए, ये सारी बातें होती है। तो पहला का आंसर आपका क्या हो गया दोस्त? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? पदार्थ नहीं है उसकी बात कर रहा है। पत्थर, जल, दूध, बल। बल पदार्थ नहीं है क्योंकि इसके डिफिनीशन के हिसाब से ये नहीं खरा बैठ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है जिसमें दोस्त हम कहेंगे कि ऊष्मा है, ताप है, सुंदरता है? भोजन पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि भोजन क्या है, इसमें द्रव्यमान है, वेट है, अवरोध उत्पन्न कर सकता है, ये सारी चीज़ इसमें है। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप इसके थ्योरी का 2 क्लास आया था जिसमें टोटल पदार्थ चैप्टर का थ्योरी पढ़ाया गया था। इससे चैनल पे मौजूद है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस सारे क्वेश्चन का जवाब देने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? जो पदार्थ में नहीं पाया जाता, एक गुण आपके सामने है, अब आप बता सकते हैं तो जरूर बताइए। आंसर क्या है आपके कि पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये गलत बात है। पदार्थ के आकर्षण बल के बीच, पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल होता है। तो ये तो गलत था, तो चलिए गलत को मैं काट दे रहा हूँ, मैं काट दिया गलत को। अब जो सही है उसे पढ़ते हैं। पहला है, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसको अणु या परमाणु का बना होता है, ये सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अनवरत गतिशील रहते थे, ये भी बात सही है कि उसके कण आपस में गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है कि उसके बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल नहीं है? भौतिक वर्गीकरण का बात कर रहा है। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, धातु नहीं होता है। पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था होते हैं? मुख्यतः पूछ रहा है, मुख्य शब्द लगने का मतलब है 3 अवस्था पूछ रहा है। ऐसे भी ऑप्शन में 5 नहीं है, लेकिन ऐसे अवस्था कितने हमने बताया था? 5 अवस्था टोटल बताया था। पदार्थ के वे अवस्था जो अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 5 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? जो पदार्थ नहीं हो बताइए। जल पदार्थ है, वायु पदार्थ है, धूल कण पदार्थ है, लेकिन ऊष्मा पदार्थ नहीं हो। करा निम्नलिखित कथनों में विचार करा। पहला है, ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, 100% सही बात है। द्रव के आयतन निश्चित होते हैं, आकार परिवर्तनशील होते हैं, ये भी बात सही है।
मैं आपको बताया था कि पानी को अगर हम गिलास में रख दे तो उसके शेप में आ जाता है, यदि उसको कटोरी में रख दे या थाली या बाल्टी में रख दे तो अलग अलग शेप बदल गया, लेकिन उसका आयतन निश्चित, मतलब 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। तीसरा कहता है गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, ये भी बात सही है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर। पदार्थ के किस अवस्था में तरल यानी फ्लूडिटी के लक्षण पाए जाते हैं? तो 2 अवस्था होता है, द्रव में और गैस में, दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी आपका आंसर। अगर मजा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि बिना सब्सक्राइब करे हुए मेरे वीडियो लगातार आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे, और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, उसके लिए कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ द्रव, ध्यान रखिएगा, द्रव पदार्थ के गुणधर्म, एक सेकेंड, द्रव पदार्थ के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है द्रव को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब उसको दबाया जा सकता है। अगला है द्रव का घनत्व ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है, ये एकदम सही बात है, 2 सही है। द्रव आसानी से बहते हैं, ये भी सही है, सी नंबर। उस द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें रखा जाता है, तो ये भी सही है। यानी गलत कौन सा हो गया? तो आपका पहला वाला गलत हो गया, संपीड़ित नहीं किया जाता, उसको दबाया नहीं जा सकता। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, कौन सा पदार्थ है? पदार्थ नहीं है, द्रव है, ठोस है या गैस है? तो 12 का आंसर क्या दीजिएगा आप? 12 का आंसर दोस्त स्पंज नहीं होंगे, नहीं, इसके ठोस आंसर होंगे। स्पंज भी एक तरह का ठोस है, ध्यान रखिएगा, 12th क्लास में बताया गया स्पंज कैसा ठोस है। सर्वाधिक प्रबल अंतर आणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? तो आंसर क्या दीजिएगा आप? ठोस के बीच होता है सबसे ज्यादा आपसी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठोस के कणों के बीच अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है, एकदम सही बात है। गैस के कणों के मध्य अंतराणविक स्थान सबसे कम होता है, ये गलत बात है, क्योंकि अंतराणविक स्थान इसके बीच जो होता है ना, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत दूर दूर कण होते हैं, फैलते जाते हैं, जितना बड़ा बर्तन में रख दीजिए पूरे बर्तन में वो फैल जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला आंसर हो जाएंगे सही, दूसरा गलत हो जाएंगे। अब जवाब दीजिए 15 नंबर के लिए। गैसों में न तो निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि गैस पदार्थ की अवस्था नहीं है, गलत बात, ये तो ऐसी गलत हो गया। गैस के कणों में मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, आप देखिए उसके बीच में प्रबल आकर्षण बल होगा तो एक जगह आ जाएगा, निश्चित आकृति आ जाएगा, ये भी गलत हो गया, उसमें प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक है, तथा ये किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, सही बात है ये। गैसों में ठोसों तथा द्रवों की तुलना में कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर दूर होते हैं, ये भी बात सही लग रहा है। गैसों में ठोस तथा द्रव की तुलना में कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर दूर, ये भी सही बात है। गैस के कणों का निश्चित स्थान नहीं होता है, ये भी सही है, तथा एक कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये भी सही है। सी और डी दोनों हो जाएंगे दोस्त 15 का आंसर, ठीक है, पहला दूसरा नहीं होंगे, सी और डी दोनों आंसर हो जाएंगे। मैं बॉक्स कर देता हूँ, ये दोनों सही है इसके लिए, पहला दूसरा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है सो बताइए। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, सही बात है, जिसके कारण पदार्थ में विसरण की घटना देखने को मिलता है, सही बात है। करा गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्र गति से मूवमेंट करते हैं, ये भी सही बात है, दोनों सही है। द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है, गैस में विसरण की अपेक्षा मंद होता है, ये भी सही बात है। तो लास्ट वाला गलत हो जाएगा। ठोसों में विसरण बहुत अधिक मंद गति से होता है, ठोस में तो होता ही नहीं है विसरण, ठोस में होता ही नहीं है तो मंद गति से क्या होगा? वह बल जो पदार्थ के कणों के एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अंतराणुक बल। अंतराणुक बल जो है अणु को बांधे रहता है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
किस ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होता है? तो ऊर्ध्वपातन। अगर वो ठोस है, वो सीधा वाष्प बन रहा है, तो उसको ऊर्ध्वपातन के नाम से हम लोग जानते हैं। सब्लिमेशन, इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब ये गलत होगा। ठोस का पदार्थ में परिवर्तन, द्रव में परिवर्तन, गलना, सही बात है, गल गया। द्रव का गैस में परिवर्तन, क्वथनांक, ठीक है। गैस का द्रव में परिवर्तन, जमना। जमना नहीं होगा, ये गलत हो गया ना, जम नहीं रहा है वो तो द्रव में बदल रहा है। द्रव का ठोस में बदलना, ये जमना, डी नंबर सही हो जाएगा। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस ठोस में बदल रहा है। सोचिए, गैस था, वो ठोस में डायरेक्ट बदल जा रहा है, तो 20 का जवाब क्या दीजिएगा? ऊर्ध्वपातन का क्रिया होता है। चलिए 21 नंबर आ गया क्वेश्चन, जवाब दीजिए, तेजी में करेंगे। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी, H2O ही पानी है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगला जवाब दीजिए कि ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है। पिघलने और ताप स्थिर रहेगा, पिघलेगा बस, ताप में कोई चेंजिंग नहीं आता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, मतलब अधिकृत, जितना स्थान वो ले लिया वो क्या कहलाएगा उसका? कोई पदार्थ लेता है उसको क्या नाम से जानते हैं? तो 23 का क्या जवाब दीजिएगा? आयतन के नाम से जानते हैं, कितना वो जगह छेके हुए हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, सही बात है। पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, दोनों सही है दोस्त, पहला दूसरा दोनों सही। डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैसों को अत्यंत कम ताप पे ठंडा करना। ठंडे का बात आएगा, बोस आइंस्टीन टिक मार दीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठंडा बोस आइंस्टीन में होता है, प्लाज्मा गर्म में होता है। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्पों में, ठोस सीधे वाष्पों में, और ठंडा करने पर वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन का क्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन बताइए, गलत आपको बताना है। तो कह रहा है किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस का कठिन, ही गलत है। द्रव का संपीड़न होता ही नहीं है, ये सभी सही होंगे। इसका मतलब पढ़ते क्या क्या है? कह रहा है गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, सही बात है। ठोस पदार्थ के कणों के गतिज ऊर्जा नगण्य होता है, ये भी सही बात है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है, ये भी सही बात है। गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मतलब ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते, सही बात है। तो कह रहा है इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा कर सकते हैं? तो कह रहा है ठोस पदार्थ में अंतराणु का स्थान कम होता है, एकदम सही बात है, मतलब न के बराबर होता है। ठोस पदार्थ में अंतराणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो गया। ठोस पदार्थ में अंतराणु का स्थान आकर्षण बल नगण्य होता है, ये भी गलत बात है, बहुत ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व कम होता है, ये भी गलत है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। पहला है कि ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, ये गलत बात है, वेग तो होगा ही होगा। पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, गलत बात। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, ये भी गलत बात, सारा गलत है, लास्ट वाला सही है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित। अगला जवाब दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें अंतराण्विक बल प्रबल होगा? सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल आपको खोजना है जो कि आपस में एकदम कस के पकड़े होगा। दाल, हाइड्रोजन, जल, रुई। सोचिए, दाल हो जाएगा दोस्त। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको दबाया नहीं जा सकता, इसमें अंतराण्विक बल प्रबल होता है, सही जवाब। इसके कणों की गति बाधित होती है, ये भी सही बात है। और इसमें कण अच्छी प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो आंसर क्या दे सकते हैं? ये भी तो लग रहा है कि दे सकते हैं, आंसर डी हो जाएगा, तो सारे जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक छद्म ठोस है? छद्म ठोस आ गया, ये 12th क्लास का है। KCl, रबर, बेरियम क्लोराइड, कोल तार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक, ये बताए हुए हैं हम आपको। कौन कौन आंसर होगा जरा बता दीजिए, आप हमको बताइए जरा। 32 का आंसर क्या दीजिएगा? 2 और 4 आंसर होंगे, रबर होंगे और चौथा होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों छोड़कर बॉक्स कर दे रहा हूं। रबर भी है, छद्म ठोस, और साथ में कोल तार के आसवन के बाद जो लास्ट में बच जाता है वो भी।
निम्नलिखित में से आपको असत्य खराब मतलब गलत पहुंचाना है दोनों में से। सभी ठोस पदार्थ का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या होगी, ये तो इसी गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी ठोस पदार्थ बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या, ये भी गलत बात है, दोनों गलत है, मतलब बी नंबर हो जाएगा, दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस आ गया? अक्रिस्टलीय ठोस। अब एग्जाम्पल याद कीजिए, हम बोले थे पिछले वीडियो में कि एग्जाम्पल आपको याद होना है। क्वार्ट्ज कांच जो होता है, कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। चीनी नमक क्रिस्टलीय है। कुछ क्रिस्टलीय दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाहित उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाएगा? विद्युत अगर जाएगा तो उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक में सबसे हमको लगता है कि टफ क्वेश्चन यही है। तो आंसर क्या है? पीजो विद्युत। क्या कहेंगे? पीजो विद्युत कहेंगे उसको। एक और क्वेश्चन है बढ़िया वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, क्वथन तथा वाष्पन दोनों ही सतही परिघटना है, मतलब खोलने का और वाष्पन दोनों ही सतह पर होता है। ये सही है कि गलत है? तो ये गलत है दोस्त। 36 के आंसर जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वथन अंदर में होता है, वाष्पन सतह पर होता है। बी नंबर देखते हैं। क्वथन एक सतही घटना है, ये गलत हो गया यहीं पे। क्वथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल, ये दोनों गलत है। डी नंबर एक इधर है, देख लेते हैं पर के डी में क्या है, ये भी गलती है या सही है। तो कह रहा क्वथन एक स्थूल यानी आयतन परिघटना, ही सही बात है, पूरे आयतन भर में क्वथन होता खोलता है। वाष्पन सतही परिघटना है, सही है, सतह पर, ऊपर वाला सतह पे वाष्पन होता है। ये सही जवाब था, डी नंबर। थ्योरी जो पढ़ा होगा वो एक एक क्वेश्चन जवाब दे रहा होगा, एक भी अभी तक गलती नहीं होगा, खाली पीजो के विद्युत वाला हो सके गलती हुआ होगा। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पर ध्यान दीजिएगा। गैसों का आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है, तो ये बात तो सही है। गैसों का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस भरा जाता है, ये भी सही बात है, पूरे पात्र में भर जाता है गैस। गैसों पात्र की दीवारों पर सभी दिशाओं में समान बल डालता है, ये भी सही है, तो ये पक्का गलती होगा। गैसों का भार उस पात्र को तौल कर ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसके अंदर भरा है, गलत बात है, क्या नहीं कर सकते हैं, एकदम किया जा सकता है। 38 बताइए जरा, आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिए, नहीं है। कपूर तो है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, फिटकिरी नहीं है। फिटकिरी जैसे रखिएगा वैसा ही रहेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बता ही दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें से कोई ना कोई वैज्ञानिक को पुरस्कार दिया गया था, तो 39 का जवाब आप क्या देंगे? सभी को दिया गया था, इन तीनों को, एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटरेले, कार्ल ई बिगमैन। बृहत अणु सुपर एटम की अवधारणा पदार्थ की अवस्था में जुड़ा हुआ है, तो प्लाज्मा से जुड़ा हुआ है। सुपर एटम जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हिट करके सुपर एटम बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन बनाना थोड़ा सा नहीं माफ़ी चाहते हैं, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, गलती से मैं उस पर टिक कर दिया दोस्त। ईबीसी मतलब देखो, प्लाज्मा तो ऑलरेडी सन, सूरज, स्टार सब में गलती से बोला गया दोस्त। जैसे क्या है ना, बृहत अणु जो बनाना है सुपर एटम, इसमें क्या है ना कि ये बोस आइंस्टीन में बताया गया था, इसका जान लीजिए थ्योरी, यहाँ समझा देता हूँ। इसका थ्योरी ये कहता है कि जितने भी कण है बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे ना, सारे कण जुड़ जाएंगे और एक अणु का निर्माण करेंगे, तो यह सुपर एटम कहलाता है, जो कि संभव नहीं है करना, बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको ठंडा करना, 273 डिग्री माइनस केल्विन में। सूर्य एवं तारों में क्या अवस्था है? तो प्लाज्मा अवस्था है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति के कारण क्या है? उच्च दाब है, निम्न दाब है, उच्च ताप है। तो हम आपको बताए थे उच्च ताप डालिएगा, क्योंकि उच्च ताप पर ही जाके ये घटना होती है, बहुत हीट होने के बाद, इसलिए सिर्फ स्टार में होता है, किसी प्लानेट में नहीं, सुनिएगा। प्रतिद्युत ट्यूब तथा नियॉन संकेतित बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवधारणा होती है? तो प्लाज्मा ही रहता है उसमें, ताकि वो चमक देता है। एक ही प्रकार के कणों परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहा जाएगा? देखिए, परमाणु तो एक ही है और उससे बना हुआ को क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे, मिश्रण, यौगिक। तो आप कहिए कि सर एक प्रकार के जब आप परमाणु कह रहे हैं तो तत्व आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा। 2 या 2 से अधिक, देखिए निश्चित अनुपात में जब संयोग होता है पदार्थ का तो क्या बनता है? देखिएगा यहाँ निश्चित अनुपात पर फोकस करिएगा, निश्चित अनुपात का है तो निश्चित अनुपात यौगिक बनता है। यहाँ एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उधर आंसर हम लोग देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ छांटना है इस 4 ऑप्शन में से। टीन, मृदा, वायु, समुद्री जल। न समुद्री जल है, न वायु है, न मृदा है, टीन जो है शुद्ध है। धातु तथा अधातु प्रकार है, धातु और अधातु प्रकार है क्या चीज का? तत्व का। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है?
दूध, स्याही, वायु, जल। तो जल आपका एक यौगिक है और सम्मिश्रण है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, ये सही बात है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, भी सही बात है, यानी दोनों सही है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। खरिया CaCO3 क्या है? तो ये एक तरह का यौगिक है दोस्त, क्योंकि ये एक केमिकल कंपाउंड है। तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तत्व सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तीनों, ठोस, द्रव और गैस, तीनों। ये वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण है, ये भी बात आपको पता है। निम्नलिखित कौन सा तत्व है? तत्व पूछ रहा है हीरा, पन्ना, मानिक, नीलम। हीरा, डायमंड जो है दोस्त, ये क्या है? एक तत्व है और सब में मिलावट होता है, इसलिए सबको तत्व के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जवाब दीजिए जरा। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? तो जल यौगिक हो जाएगा। ओजोन तो एक तत्व का काम करेगा। पारा, एक सेकेंड, हाँ ये भी तत्व का काम करेगा। वायु तो मिश्रण है, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट का यानी आंसर क्या था? जल था। निम्नलिखित में से कौन सा न तो बाल्ब है ना ही यौगिक है? बाल्ब क्या होता है? तत्व लिखना चाहिए था, ये कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पे। तो नमक है, वायु है, वायु हो जाएगा दोस्त, क्योंकि जल और नमक ये दोनों तो यौगिक हो जाएगा, पारा तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट जवाब दीजिए। मैं पूरा स्क्रीन पर क्वेश्चन लाता हूँ, थोड़ा छोटा आ गया। अब दीजिए जवाब। अब का निम्नलिखित कथनों के बारे में सही नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, गलत बताना है। यौगिकों में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता ही गलत हो गया। यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन तो निश्चित होता है भाई। यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है, अलग किया जाए, सही बात है। तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं, भी सही बात है, यौगिक बनता है। यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवों से एकदम बिल्कुल भिन्न होता है, भी सही बात है। यौगिक बन गया, उसके बाद उसके अवयव से साफ अलग होता है। गैस मिल के और जल का निर्माण कर देता है। कोयला क्या है? कोयला को किस कैटेगरी में रखा गया है? या आपसे पूछे कहाँ डालिएगा, तो आप डालिएगा उसको तत्व के अंदर। कोयला एक तरह से क्या है? तत्व के अंदर जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हम तत्व डाले हैं, क्योंकि मिश्रण, विलयन और यौगिक तो है नहीं, तो तत्व के अंदर डाल देंगे। पित्तल तथा कांसा कैसे मिश्र धातु क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है। तो ये सब जो बनाया जाता है 57 का आप आंसर दीजिएगा, ये रासायनिक यौगिक है। एक से रुक जाइए, सही से थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये सब गलत, मतलब मैंने गलत टिक लगा, वही तो मैं सोचूं रासायनिक यौगिक कैसे हो सकता है। इसका आंसर होगा सोच मिश्रण, क्योंकि कांसा बनाया जाता है और जब भी पित्तल बनाया जाता है ना, इसका कोई निश्चित ज़्यादा मात्रा नहीं होता है कि हाँ इतना ही मिलाना है, थोड़ा इधर उधर करके भी मिलाया जाता है उसको। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक पूछ रहा है। रासायनिक यौगिक केमिकल पूछ रहा था। देखिए, वायु तो मिश्रण है, पारा तो तत्व है, अमोनिया है, ऑक्सीजन तो तत्व है, तो पारा अमोनिया आंसर हो जाएगा। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। ठीक है बात, क्यों? यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ये उतना अच्छा आंसर नहीं लग रहा है। इनमें से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इनमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो तत्व होते हैं, ये आंसर होगा, क्योंकि ये रासायनिक यौगिक के द्वारा जुड़े हुए, इसलिए ऐसा है ये कारण। बारूद क्या है? तो ये मिश्रण है, बारूद मिश्रण होता है, ये कोई यौगिक नहीं है। अब आपको विचार करना है कौन कौन सा ये पदार्थ, पहला पढ़ रहा हूं। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जाता है तो वह मिश्रण है, सही बात है। पदार्थ को यदि अवयव की भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता तो यौगिक है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर। निम्नलिखित कौन एक विषमांग मिश्रण है? समांग और विषमांग बताया था। समांग मिश्रण में अवयव खुली आंखों से नहीं दिखेगा, विषमांग में दिख जाएगा। सोडा वाटर, सोडियम क्लोराइड, दूध हो जाएगा आंसर। विषमांग पूछा है ना, तो 62 का आंसर क्या दे दीजिएगा? दूध। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक आपसे पूछ रहा है। तो लोहा था, पित्तल तो मिश्र धातु में आएगा, लोहा आपका हो जाएगा क्या? तत्व। आयोडीन भी तत्व हो जाएगा, यानी कि फेरस सल्फाइड आंसर हो जाएगा, ये यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध आंसर हो जाएगा। शुद्ध नहीं, मतलब शुद्ध पदार्थ नहीं, ये सब शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ इस बार पूछ रहा है, तो ग्लूकोज हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, क्योंकि केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है और सब चीज़ अशुद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है,
पीतल यौगिक नहीं है, क्योंकि धोने वाला सोडा, चूना पत्थर, ये सब यौगिक है। विरंजक चूर्ण है तो ये यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। मैच करने वाला है, मैच करना शुरू करते हैं। संगमरमर, कैल्शियम होता है संगमरमर के अंदर। बालू को सिलिकॉन बोलते हैं। हीरा कार्बन का बना होता है और माणिक्य एल्युमिनियम का बना होता है। कौन सा ऑप्शन है 68 का? देखिए कहाँ जाएगा। तो बी नंबर कौन सा देते हैं? तो बी नंबर कैसे देंगे? क्योंकि ए का 4, ठीक है, 2, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है? मतलब पदार्थ है, वायु में जलेगा और जल भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देगा। वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है। 69 का क्या आंसर दीजिएगा? वो यौगिक बन जाएगा दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध फिर से पूछा है। स्टेनलेस स्टील, आश्वित जल, समुद्र का जल, सोल्डर। देखिए आश्वित जल शुद्ध हो जाएगा और सारे चीज मिश्र धातु में आ जाएंगे, अशुद्ध में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है। इस यौगिक के अवयव, मैं यौगिक हर बार यौगिक बोलूंगा, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, ये गलत बात है। भौतिक विधि द्वारा नहीं होगा। तो पहला ही आंसर होगा, ये सब सही होगा नीचे। यह अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, सही है। इसमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, सही है। इसमें निश्चित क्वथनांक और गलनांक होता है, यह भी सही है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो यह बनता है मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तत्व है? शुद्ध तत्व सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट दीजिए, प्रकृति का मूल पदार्थ है जिसमें सभी पदार्थ बने हैं। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिससे सारा चीज बना था? तत्व। तत्व से ही तो सारा कुछ बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन 2 तत्वों का मिश्रण है? 2 तत्व आपस में मिला हुआ है, दोनों तत्व होना चाहिए। एल्कोहल यौगिक हो गया, जल यौगिक हो गया। नमक और मिट्टी, ये तो मिश्र धातु है, मिट्टी मिश्र धातु है, आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? समांग मिश्रण नहीं पूछ रहा है। समांग मिश्रण नहीं यानी विषमांग होगा। सोचिए जरा, 76 का आंसर आप क्या देंगे? तो आप कहेंगे सर 76 का हम आंसर दे देंगे। सेवेंटी सिक्स का क्या बी आंसर दे सकते हैं हम लोग? धुआं हो जाएगा, क्योंकि हवा जो है वो तो मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, नमक का जल का विलयन भी मिश्रण है। मतलब वो सब मिश्रण तो है, लेकिन वो सब समांग है। असमांग पूछा है, धुआं हो जाएगा असमांग। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? तो द्रव में गैस का मिश्रण है। ये नहीं, द्रव में गैस का मिश्रण है सोडा वाटर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। यह किसने कहा था? सबसे पहले विश्व के बारे में बोला था, कनाद मुनि बोले थे, और उन्होंने परमाणु बोला था, सबसे छोटा वाला कण को। ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरण होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? मतलब परिवर्तित क्या हो रहा होता है? ऐसा जब हो रहा होता है तो आंसर कहिएगा घनत्व में परिवर्तन हो रहा होता है। नेक्स्ट जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? रेत, कांच, सीमेंट, मिट्टी का तेल। ऑक्सीजन किस में नहीं है वो आपको जवाब देना है। तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु आपसे पूछ रहा है, ऑक्सीजन अधातु है, क्योंकि और सब चीज तो धातु है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तत्व हमेशा ठोस होता है, ये गलत बात हो गया। यौगिक ठोस या द्रव हो सकता है परंतु गैस नहीं, ये भी गलत बात है। CO2 क्या है? यौगिक है लेकिन गैस है ना। मिश्र ठोस या द्रव या गैस हो सकता है, सही बात है। 82 का आंसर सिर्फ एक 3rd नंबर हो जाएगा। एक से रुक जाइए, 82 का आंसर लेकिन ऐसे हम कैसे देंगे? तो तत्व हमेशा ठोस होता है, ये भी तो नहीं है, पहला भी तो गलत है, दूसरा भी गलत है। इसका आंसर ऑप्शन में है ये नहीं है, सिर्फ 3 होगा सही, जान लीजिए ऑप्शन गलत है इसका बना हुआ। सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं? सोचिए, सोडियम क्लोराइड है,
तो ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने के लिए क्या करिएगा? सोचिए, ये बताए थे पृथककारी कीप का प्रयोग करेंगे, मतलब तेल और पानी मिला हुआ है तो उस समय क्या करेंगे? पृथककारी कीप का प्रयोग करेंगे। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त नहीं है? जो उपयुक्त नहीं है सो आपसे पूछ रहा है, तो 85 का आंसर क्या डालिएगा? पहला वाला, आसवन विधि आप नहीं कर सकते। पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो 86 का क्या जवाब दे दीजिएगा आप? तो क्रोमेटोग्राफी, ये हम आपको बताए थे कि स्याही में भी यही विधि उपयोग किया जाता है। स्याही कर रहा है वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा पृथक नहीं किया जा सकता? क्या नहीं हो सकता? तो 87 का आंसर सोचिए जरा। देखिए, ये सभी हो जाएंगे, लास्ट वाला नहीं हो पाएगा। रेडियो समस्थानिक अलग नहीं होते, एक रंजक से रंग अलग हो सकता है, किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक अलग हो सकते हैं, रक्त से जहर या औषध अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत कौन सा है? क्या ऐसा सिद्धांत वहां लग रहा होता है? तो आप कहेगा सर इसमें विलेयता का सिद्धांत लगता है। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का प्रयोग करते हैं? कोई एक द्रव का प्रयोग करना होता है, लोहा चूर्ण और सल्फर को अलग करना है। तो 89 के लिए आपको क्या करना होगा? आपको डालना होगा कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डालना होगा। उससे क्या होगा? सल्फर के चूर्ण पिघल जाएंगे और लोहा के चूर्ण अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अति सूक्ष्म कण को अलग करना है, तो 90 का आंसर दीजिएगा पहला, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं आप। बस 90 क्वेश्चन के सेट थे। वायु के अवयवी गैसों को, नहीं 90 से ज़्यादा है, 94 क्वेश्चन है। वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जाता है? वायु का प्रभाजी श्रवण बताए हुए हैं, ये तो वायु का इसी विधि से होंगे। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वो पिघलने लगता है, ताप स्थिर रहता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊपर भी ये क्वेश्चन आए थे। ये 2 क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट है। बताइए, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, ऑक्सीजन है। अगला कहता है लौह पूर्ण और सल्फर के चूर्ण होता, पूर्ण नहीं चूर्ण, लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? कौन सा द्रव आप डालेंगे? तो आंसर करिएगा कार्बन डाइसल्फाइड, ताकि सल्फर उसमें पिघल जाएगा, लौह चूर्ण अलग हो जाएगा, बाद में उसको अलग कर लेंगे हम लोग। तो दोस्त यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, टोटल आपने क्वेश्चन अभी किया फर्स्ट चैप्टर का टोटल 90 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। इतना ही कहेंगे, यदि शांति से अगर अच्छे से आपने देखा होगा, सारी बात आपके माइंड में होगा, अगर अच्छे लगा, समझ में आया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास हमेशा वीडियो अपलोड हो तो सही से पहुंचे। चैनल पे जाके देख सकते हैं, और भी ढेर सारे सीरीज चल रहे हैं जिसमें हम जीएस करा रहे हैं, हिस्ट्री करा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें मैथमेटिक्स चल रहे हैं, उसके अलावा जैसे स्टेट के लिए चल रहा है। तो मतलब ढेर सारे सीरीज चल रहे हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जाइए उसे देखिए और इन्जॉय कीजिए और साथ में पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।